नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने खटाखट वाली बात जो कही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, वो काफी उसका असर देखा गया। राहुल गांधी जिस तरह से कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो लोगों की जेब में खटाखट पैसे आएंगे, आप लोगों को खटाखट नौकरियां मिलेंगी। और ये जो खटाखट शब्द था, ये इतना इसका असर हुआ कि आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को कितनी बढ़त मिल गई लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी किस तरह पिछड़ गई। खटाखट शब्द को लेकर पीएम मोदी ने तब भी बहुत तंज कसा था राहुल गांधी को लेकर। खास तौर पर उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद ये जो गठबंधन है ये खटाखट बिखर जाएगा, और तमाम तरह की बातें, इसी तरह के आरोप जो थे वो लगाए उन्होंने इंडिया गठबंधन पर। लेकिन 4 जून के बाद ठीक है, बीजेपी सत्ता में आ गई और इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ा, लेकिन इंडिया गठबंधन बिखरा नहीं, बल्कि वो एकजुट रहा। और उसके बाद संसद में भी खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया, और इस तरह से राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और तमाम इंडिया गठबंधन ने बता दिया कि बीजेपी भले सत्ता में आ गई है, हम उससे दबने वाले नहीं है, हम अभी भी जोरदार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब हालत ये हो गई है कि बीजेपी को फिर घूम फिर कर उसी खटाखट शब्द पर आकर नए सिरे से एक जंग छेड़नी पड़ रही है। और इस बार पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शुरुआत की उस पर वो इतनी बुरी तरह घिर गए कि अब बीजेपी के जो नेता हैं, जो पीएम की सलाहकार मंडली जो भी होगी, वो लोग सोच रहे होंगे कि अब हम किस तरह राहुल गांधी के जो खटाखट वाले बयान पर जो नई जंग छेड़ी है मोदी ने, और उसमें जिस तरह वो खुद फंस गए हैं, अब उस पे हम उनका बचाव कैसे करें, कैसे हम उनकी फेस सेविंग करें, कैसे हम बताएं कि मोदी ने जो कुछ कहा वो सही था, और कैसे हम कांग्रेस पर लगाए आरोपों को सच साबित करें। लेकिन बीजेपी अभी इस हालत में दिख नहीं रही है। कितना भी वो दिमाग लगा लें, कितनी भी माथापच्ची कर लें, लेकिन अभी भी बीजेपी बैक फुट पर जाती दिखाई दे रही है। और अगर हम कहें फुटबॉल की भाषा में, जैसे कहते हैं कि सेल्फ गोल एक कर लिया है मोदी ने, क्योंकि उन्होंने जिस तरह कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाए, जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को झूठे वादे करने वाली पार्टी करार दिया, जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जनता कांग्रेस की इस संस्कृति को जानने लगी और इसीलिए उसको सत्ता में नहीं आने देना चाहती। उन्होंने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, जहां भी अभी कांग्रेस की सरकारें हैं, या पहले राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उनके कामकाज, उनकी गारंटीज को लेकर मोदी ने तंज कसा और ये कहा कि उन लोगों ने कोई वादे पूरे नहीं किए, और एक तरह से राहुल गांधी के जो खटाखट वाला बयान था उसको गलत साबित करने की कोशिश की। दरअसल हुआ ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते और अपनी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते और एक वरिष्ठ सदस्य की हैसियत से उन्होंने ये नसीहत अपने पार्टी नेताओं को दी कि वही वादे करें, वही गारंटियां दें जो आप पूरा कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन मोदी जी को ऐसा लगा कि ये एक मौका है महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के पहले, क्योंकि वहां भी दोनों जगह बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है, तो उनको ये लगा कि ये एक मौका है, लपक लें इस मौके को और इस पर हम कांग्रेस पर हमला कर लें। और कल आप जानते हैं कि कल शाम को मोदी जी का एक बड़ा चौड़ा ट्वीट आया था, कई थ्रेड्स में वो ट्वीट था, जिसमें उन्होंने अलग अलग कांग्रेस की जो सरकारें हैं या कांग्रेस के जो वादे हैं उनको लेकर उन पर कांग्रेस पर हमला किया। लेकिन ये हमला करने की देर थी कि अब कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर पीछे पड़ गई है मोदी जी के, और अब न केवल उनके इस बयान पर, बल्कि जो उनकी जो पिछली गारंटियां हैं, जो 10 सालों की उनकी बातें हैं, उन सब का हिसाब लेखा जोखा कांग्रेस अब पब्लिक डोमेन में ले आई है। और इसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं लीड ले रहे हैं, यानी उन्होंने आज एक पोस्ट में बिल्कुल साफ तौर पर मोदी को घेरा और उनकी सारी बातों का, यानी चाहे अच्छे दिनों की बात है, चाहे महंगाई की मार की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, सारी बातों को लेकर खड़गे जी ने बहुत बड़ा एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि पीएम मोदी ने कब क्या कहा था, कैसे वादे लोगों से किए थे और उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो उससे क्या असर देश पर पड़ा है, कैसे देश की इकोनॉमी पिछड़ गई है, कैसे लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, कैसे महंगाई की मार सह रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने भी अलग अलग ट्वीट करके, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बयान दे रहे हैं। यानी अभी तक ऐसा होता था कि किसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या अलग अलग अपने तरीके से मुद्दों को उठाते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मोदी का एक ट्वीट आया और पूरी कांग्रेस, यानी अलग अलग राज्यों की कांग्रेस, सब एकजुट होकर
सीधे सीधे मोदी को घेरने में लग गई है। और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो भी अब मोदी की गारंटियों की बात और उनकी याद दिलाने लगे हैं कि साहब आपने तो ये किया था और आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाए, अब आप किस मुंह से कांग्रेस को कोस रहे हैं। तो मोदी के लिए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राहुल के खटाखट वाली बात पर जो एक नई जंग की शुरुआत की थी उसमें वो पहले ही हारते हुए दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि जो भाड़े के सिपाही यानी जो उनकी ट्रोल आर्मी रहती है वो अब इसका मुकाबला किस तरह से करती है और किस लेवल पर जाकर अब कांग्रेस पर नए आरोप लगाती है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी, क्योंकि माहौल है चुनाव का। झारखंड और महाराष्ट्र में अब चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज होती जा रही हैं और इसमें बीजेपी जब इस तरह से पिछड़ गई है, यानी मोदी खुद अपने लिए ही सिर्फ गोल कर बैठे हैं, जब वो खुद ही उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो उसके बाद क्या बीजेपी अब चुनाव में टिक पाएगी? इन तमाम प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, मोदी जी के पास बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे विषय थे जिन पर वो जाकर चुनाव में बात कर सकते थे। हिंदुत्व तो उनका प्रिय विषय है ही, चले जाते झारखंड में, अभी वो जा ही रहे हैं, वहां पर वो फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करेंगे। कपड़े से नहीं पहचानेंगे तो वो ये कह देंगे कि बटना नहीं तो कट जाओगे, कुछ इस तरह की भाषा वो वहां बोलेंगे। महाराष्ट्र में भी उनके पास मुद्दे थे, अभी जो शाइना एनसी वाला मामला हुआ उसको लेकर वो नारी शक्ति का गुणगान कर सकते थे या उस पर अपने स्टैंड बता सकते थे। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन पर वो कांग्रेस को घेर सकते थे। लेकिन ये जो उन्होंने काम किया कि उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों की बात कर दी और उस पर जो उन्होंने सवाल उठा दिए, क्या ये ऐसा है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी कोई बात आपको नजर आती है? क्या मोदी ने यहाँ सेल्फ गोल्ड कर लिया है? क्या राहुल के खटाखट वाली बात पर अब जो उन्होंने एक नई जंग छेड़ी है उसमें मोदी पहले ही पिछड़ गए हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए समिता जी, इसमें दो तीन कारण हैं और मुझे लगता है कि शायद मोदी जी जो हैं वो जल्दबाजी में या कहिए बौखलाहट में इस तरीके के ट्वीट कर बैठे और धड़ाधड़ कर बैठे और अंग्रेज़ी में कर बैठे। एक बात देखने में आती है समिता जी कि हम लोगों में जब गुस्सा चढ़ता है और जब गुस्सा चढ़ता है तो हम अपनी भाषा भूल जाते हैं और अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं। तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मोदी जी का अंग्रेज़ी में ट्वीट जो है वो ये लगातार जो तीन धड़ाधड़ ट्वीट किए साफ बताते हैं कि मोदी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे उन ट्वीट को करते हुए, और ये वो संतुलन खो बैठे कि उनको क्या ट्वीट करना है क्या नहीं करना है। जो उनकी समझ में आया उसमें उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब जो बौखलाहट क्यों हुई, अब बौखलाहट का सवाल है कि बौखलाहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना क्यों हुई। असल में जिस तरीके से परसों मल्लिकार्जुन खड़गे ने यानी 31 अक्टूबर को कर्नाटक के कांग्रेस भवन में जो कार्यक्रम था इंदिरा गांधी की शहादत दिवस और सरदार पटेल के जन्मदिन पर, उस पर जो उन्होंने आरोप लगाए थे और जो कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई उपचुनाव नहीं जीतते हैं और जो भी चुनाव ये जीतते हैं हमें मालूम है कि वो किस ट्रिक से जीतते हैं और किस तरीके से वोटर लिस्ट में हेराफेरी होती है, ईवीएम मशीनों पर होती है। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठा दिए थे और कल जो था वो सारे उस पर चर्चा हुई पूरे देश भर में और तमाम मीडिया ने, हम लोगों ने भी उस पर चर्चा की थी, उस पर चर्चा हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि अभी जो उनका हरियाणा के बाद जो उन्होंने अपना बनाने का एक प्रयास किया था, जो गिर रहा था उनका छवि जो थी, ब्रांड जो था, अब ये तो खड़गे जी ने ऐसे बोल करके उस ब्रांड पे ज़बरदस्त चोट कर दिए। तो उस घबराहट में या कहिए बौखलाहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब ट्वीट कर बैठे। लेकिन उनको ये आशा नहीं रही होगी कि कांग्रेस इसका इस तरीके से पलटवार करेगी और जवाब देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर प्रहार किया, जवाब दिया नरेंद्र मोदी को। और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने और जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जो जो काम किए थे वो सब देते हुए नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके उनके जवाब दिए और ये बताने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, देश में क्या चल रहा है उससे मोदी अनभिज्ञ रहते हैं या उसके बारे में नरेंद्र मोदी जो है वो उनका ज्ञान जो है वो शून्य है। ये सब ने साबित किया और जो उन्होंने उपलब्धियां बताई, यहाँ तक कि सिद्धारमैया ने तो बहुत तगड़े शब्दों में एक तरीके से कहा जाए नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी कि आइए आपके 10 साल के वादों और कामों पर और हमारी सरकार के जो काम काज हैं उस पर हम आकर बातचीत कर लेते हैं, इस पर बातचीत कर लिया जाए। शरद पवार ने आज कहा कि भाई मोदी जी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तेलंगाना में सरकार को बने हुए साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, 5 साल के लिए सरकार होती है तो 5 साल में अगर कोई काम नहीं होते तब उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाए हैं तो ये तो मोदी जी किस तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी ने इन 11 महीनों में क्या काम किए
और कौन कौन से वायदे जो किए गए थे कि उसे पूरा करना है, वो लंबा चौड़ा एक ट्वीट करके वो सब बता दिया कि हमने ये काम किए। आपकी सरकारों ने क्या किया है, आप जरा बता दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया और फिर मोदी जी की तमाम जो नारे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उस पर पूछा भाई महंगाई का क्या हुआ मोदी जी, रुपए का स्तर क्या हुआ, विदेशी निवेश का क्या हुआ, तमाम सारे रोज़गार का क्या हुआ, वो 2 करोड़ रोज़गार जो दिए जाने थे, वो 15 लाख जो सबके खाते में आने थे वो कहाँ गए, 15 लाख किसी के खाते में पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तमाम सारे सवाल जो थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े कर दिए। तो नरेंद्र मोदी उसके बाद जो थे बैकफुट पर चलते हुए नजर आए। अब नरेंद्र मोदी को लगा ये कि चूंकि चुनाव शुरू हो गया है, राहुल गांधी अभी तक दोनों चुनावी राज्य जो हैं झारखंड और महाराष्ट्र अभी गए नहीं हैं, और जब राहुल गांधी जाएंगे तो जिस तरीके से उन्होंने खटाखट की बात की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, अब वो जाकर के इन राज्यों में भी ये बातें उसी तरीके से कर सकते हो जो अपनी गारंटियाँ कांग्रेस की रहती हैं। राहुल गांधी ने जो बातें कही थी उनको राहुल गांधी वहाँ कह सकते हैं। तो उन्होंने इसके ज़रिए एक दबाव बनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी जाकर उन बातों को ना कहने पाएँ इस तरीके से। लेकिन वो पड़ा मोदी पर उल्टा, सवाल मोदी पर भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो गए। और सिद्धारमैया की चुनौती के बाद मोदी जी का ट्विटर हैंडल जो है वो खामोश है और कुछ बात नहीं कर रहा है कि सिद्धारमैया की चुनौती उनको स्वीकार है कि नहीं है, कि कहीं बैठ कर के बहस कर ली जाए। तो अगर मोदी जी की ने जो 3 ट्वीट किए थे और उनमें सत्यता थी और मोदी जी को लगता है कि उन्होंने जो कहा वो सच कहा था, तो उनको तुरंत सिद्धारमैया का चुनौती जो है वो स्वीकार करनी चाहिए और सिद्धारमैया के साथ बहस करनी चाहिए। लेकिन वो नहीं कर पाए, चूँकि मामला ये है कि जो खटाखट को लेकर के जंग जो छिड़ी हुई है, तो सोचा ये था मोदी जी ने कि राहुल पे एक जो है दबाव बना लिया जाएगा और वो अपनी घोषणाएं नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो उल्टा रहा है। सवाल अब मोदी जी पर, बीजेपी पर खड़े हो गए समिता जी। वो एक पुराना गाना है कि क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में, लेकिन यहाँ पर ये तो तुझसे नफरत में क्या से क्या हो गया, ये शायद मोदी जी सोच रहे होंगे। उनको ये लगा कि अब मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन चुका हूँ और तीसरी बार लोगों ने मुझे मौका दिया है, तो मैं जो भी बोलूं, जो भी कुछ करूं, वो सब उन लोग चुपचाप सुन लेंगे। लेकिन अब कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है, इस बात को मोदी भी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि एक हरियाणा हरा दिया तो अब और दम आ गया है और संघ भी अब साथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मतलब उन्होंने झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण है जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। यहाँ से तो मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल इस तरीके से, तो ये समझ में आ रहा है कि खड़गे जी को लेकर जितनी बातें अभी तक होती रही हैं, क्योंकि चाहे वो चिट्ठी लिखे मोदी जी को तो जवाब जेपी नड्डा देते हैं, वो चुनाव आयोग को मतलब कुछ बोलते हैं तो फिर बीजेपी की ओर से जवाब आता है, ये सारी बातें हम देख रहे हैं। और उसके बाद अगर इन लोगों को ये बार बार ये लगता है कि ये कांग्रेस चुप होकर बैठ जाएगी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जिस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा था कि जब तक मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि आपकी सरकार को हटा न दूं, तो वो बिल्कुल उस तरीके से ही काम में लगे हुए हैं कि अभी हम इस पर प्रहार करते रहे और बीजेपी का सच कहीं ना कहीं सामने आएगा और लोग इसको समझेंगे। जैसे उन्होंने, आपने बताया ही कि उन्होंने ये जो बताया रोजगार को 2 करोड़ रोजगार को लेकर, या कि महंगाई की मार को लेकर, सिलेंडर के दामों को लेकर, एमएसएमई को लेकर और सारी बातों को लेकर उन्होंने जो एक आंकड़े दे दिए। बहुत बड़ा ट्वीट है इसलिए अभी हम उसको यहाँ पर नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने एक और खास बात ये लिखी कि 16 मई 2024 को आपने दावा किया था कि 2047 के रोड मैप के लिए आपने 20 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लिए हैं। पीएमओ में दाखिल आरटीआई ने इसका खुलासा करने से मना कर दिया, जिससे आपके झूठ सामने आ गए। तो मतलब बाकी बातें जो 2014 के वादे और उसके बाद के जो बहुत सारे वादे थे वो तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जैसे ये जो नए जो झूठे वादे हैं मोदी के, इनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो उसको भी खड़गे जी यहाँ पर उन्होंने लिया है। उसके अलावा अब जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केसी वेणुगोपाल और सुखविंदर सिक्कू, भूपेश बघेल, इन तमाम लोगों ने जो अंग्रेजी में ट्वीट किया, उसका छोटा छोटा हिंदी अनुवाद हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पे अगर हम ले आए वो उनके ट्वीट्स देखिए। जैसे ये सिद्धारमैया ने लिखा कि हमने अपने लोगों से किए गए हर वादे को पूरा किया है, सभी 5 गारंटी 52,000 करोड़ रुपए के बजट से लागू की गई हैं और कर्नाटक के भविष्य के निर्माण के लिए अतिरिक्त 52,903 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है। वहीं सुखविंदर सिक्कू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, हमें गर्व है कि हमने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 में से 5 वादे पहले ही पूरे कर दिए हैं। सिर्फ 1 साल में हमारी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 20% तक
बढ़ावा दिया है, जिससे अतिरिक्त 2200 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न हुआ है। ये सुखविंदर सुक्खू ने लिखा। वहीं छत्तीसगढ़ के ये केसी वेणुगोपाल जो है कांग्रेस महासचिव और सांसद, उन्होंने लिखा है कि प्रचार दिशा भ्रम और अपूर्ण वादों के अप्रतिम चैंपियन में यह हिम्मत है कि वह कांग्रेस के अद्वितीय कल्याणकारी रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अच्छे दिन कहाँ है श्री मोदी, अमृतकाल कहाँ है? 2022 तक सभी को आवाज देने, 100 स्मार्ट शहर बनाने या नोटबंदी के लाभों के बारे में आपने जो कई झूठ लोगों से कहे थे, उनका क्या हुआ? ये केसी वेणुगोपाल लिखते हैं। फिर वहीं भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा है कि मुझे यकीन है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी भ्रमित भाजपा नेता ने आपको गुमराह किया है। छत्तीसगढ़ के लोग आज भी कांग्रेस सरकार को उस सरकार के रूप में याद करते हैं जिसने अपने सभी वादे पूरे किए थे। प्रधानमंत्री को इस तरह की छोटी राजनीति में नहीं उलझना चाहिए और तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए यह गंदा आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेलना चाहिए। मैं अब भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ। क्या मैं अधिक अपेक्षाएं कर रहा हूँ? ये भूपेश बघेल ने पूछा है। तो अमलेंदु जी, ये जो तमाम अभी हमने देखे, रेवंत रेड्डी का भी अंग्रेजी में ऐसा ही एक ट्वीट है जिसमें अभी आपने बताया कि उन्होंने बता दिया कि हमने क्या क्या काम किए हैं। तो चाहे कर्नाटक की सरकार है, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, सुखविंदर सुक्खू की सरकार को 5 साल पूरे नहीं हुए, तेलंगाना की सरकार को तो अभी साल भर। तो ये जो अभी पूरा कार्यकाल इनका नहीं हुआ है। ठीक है कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कामकाज पर आप सवाल उठा सकते हैं और जिसका जवाब वहां के मुख्यमंत्रियों ने दे भी दिया है, लेकिन जिन राज्यों में अभी 5 साल भी नहीं हुए वहां पर इस तरह की बातें करना और आप अपने 10 साल को भूल जाते हैं, या बाकी तो छोड़िए जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं। जैसे मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार उनकी बनी, अभी भी जो बनी, तो उसमें ये कहा था कि लाउड स्पीकर नहीं चलाए जाएंगे, और धड़ल्ले से लाउड स्पीकर चल रहे हैं। उस पर कोई सवाल उठाए, कोई अधिकारी सवाल उठाए, तो उसको नसीहत दी जाती है कि अब तुम बाहर चले जाओ, यहाँ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये धमकियां चलती हैं। तो ये इस तरह के जो काम हो रहे हैं, क्या मोदी ने यहाँ अपने साथ साथ बाकी बीजेपी सरकारों को भी, मतलब उनपे तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन जो राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन पर भी सवाल उठेंगे। वैसे हेमंत बिस्व शर्मा जो बिल्कुल अभी मोदी जी के गार्ड की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, उन्होंने ये राहुल गांधी के कारण ये बयान दिया है, उसके पागलपन को, उनका जो पागलपन शब्द इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी ने जो खटाखट वाले जो वादे किए थे वो पागलपन था एक तरह से हेमंत बिस्व शर्मा की निगाह में, और उसके जवाब में मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको नसीहत दी थी और ये वो बताना चाह रहे। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, मोदी ने यहाँ मतलब हम तो डूबेंगे सनम तुमको साथ लेके डूबेंगे, सारे बीजेपी नेताओं को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है, और खासकर उन राज्यों में जहां पर अभी चुनाव है, जहां उपचुनाव है, लोग तो फिर पूरे वादों पर ही बात करेंगे। क्या होगा फिर? बिल्कुल समिता जी, वादों पे बात होगी और बीजेपी ने अब तक किया क्या है उन पर भी बात होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया और बीजेपी की जहां सरकारें वहां क्या कर रही हैं, इन पर भी बातें अब होंगी और सवाल अब पूछे जाएंगे। चूँकि ये एक तरीके से कहा जाए, मोदी ने खुद दावत दे दी है कि आओ हमसे सवाल करो। चूँकि आपने जब दूसरे पे सवाल उठाया है तो दूसरा तो आपसे सवाल करेगा ही, और कमज़ोरियाँ आपकी हैं। भाई 2 करोड़ रोज़गार का वायदा तो आपने किया था, किसी दूसरे ने तो किया नहीं था। रुपए की कीमत गिर रही है, ये तो आपने बताया था, किसी दूसरे ने तो बताया नहीं था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा तो आपका था। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा तो आपका था। तो जो नारे आपके थे, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, ये तो आपने ही कहा था, किसी और ने तो कहा नहीं था। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये आपने कहा था। और सारे भ्रष्टाचारी आपने अपने यहाँ शामिल कर लिए, जिनके ऊपर आपने ही आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचारी हैं। बहुत सौ को आपने क्लीन चिट दे दी, बहुत सौ को अभी नहीं मिली है। जिन एक मुख्यमंत्री का आपने नाम लिया, उनको भी अभी नहीं मिल पाई है क्लीन चिट, जबकि उनका बाकायदा नाम लेकर चार्जशीट जारी की थी बीजेपी ने। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से, तो अब सवाल मोदी पर उठेंगे और बीजेपी पर सवाल उठेंगे। ये एक तरीके से देखा जाए कि चुनाव की घड़ी में मोदी गलती कर बैठे हैं इस तरीके के ताबड़तोड़ हमले करके, और ऐसे हमलों से ये पलटवार जो हो रहा है, बूमरैंग हो रहा है, और ये मोदी को ही नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि अब सवाल मोदी से होने लगे कि आपने 10 साल में क्या किया, या आपने जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ। अब जो पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी ने नारा दिया था कि मोदी की गारंटी है, उस मोदी की गारंटी को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए कि भाई ये आपने शब्द लिया कहाँ से है, गारंटी शब्द ही आपने कहाँ से लिया। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ये ध्यान रखिए कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों पर क्रूर मजाक है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। मनीष तिवारी ने कहा कि आपने गारंटी शब्द लिया ही कहाँ से, जा ये भी बता दीजिए।
ये गारंटी शब्द तो आपने राहुल गांधी से लिया, चूंकि राहुल गांधी ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था कि हमारी ये गारंटी है, हमने गारंटियाँ दी हैं। राजस्थान के चुनाव में उन्होंने कहा था, उसके बाद आपने ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया और आपने अपना घोषणा पत्र गारंटी कर दिया। तो जो आप गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी शब्द भी आपका नहीं है। तो ये सवाल उठना शुरू हुआ। तो अब यहाँ देखा जाए तो एक तरीके से मोदी की जो पिछले 10 सालों की नीतियाँ रही हैं और उनका जो क्रियाकलाप रहा है उसका एक डिटेक्शन जो है वो सब शुरू हो गया कि अब आपने क्या क्या किया, वो चीरफाड़ सब शुरू हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो मोदी ने खुद दावत दे दी विपक्ष को कि भाई आओ और मेरी पिछली बातें जो हैं उनके सबकी चीरफाड़ करो। तो अब देखना ये है कि ये जो जंग मोदी जी ने छेड़ी है, अब ये जंग कहाँ तक पहुँचती है और जो जिन राज्यों में चुनाव है खासतौर से झारखंड और महाराष्ट्र में, वहाँ ये किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुँचाता है। सर जी, महाराष्ट्र और झारखंड इस समय मतलब काफी बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी हार जाएगी तो हरियाणा की उसकी जीत जो है वो सारी धूमिल हो जाएगी। और बात निकली हरियाणा की, तो आज जो नायब सिंह सैनी का भी एक वीडियो काफी चल रहा है जिसमें उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। और वो देख सकते हैं वीडियो में कि जब वो भाषण दे रहे हैं जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर जो है मंच पर बैठे लोग, नीचे बैठे लोग सब हंस रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला के हिसाब से उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का वो एक तरीके से नाम लेकर अपमान किया है। और वहां रणदीप सुरजेवाला ने भी पूछ लिया कि ठीक है आपने मेरा अपमान किया, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से नाम लेकर ये कह रहे हैं, ये जो लोग इसको याद रखेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी गलती क्या थी, मैंने तो केवल आपसे ये 3 सवाल पूछे थे कि किसानों को लेकर या आड़तियों को लेकर। उन्होंने जो भी सारे सवाल किए थे आप इन वादों को कब पूरा करेंगे। तो वादा पूरा करने की एक जंग जो है वो हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, जहां पर अगर कोई कांग्रेस का नेता, भले वो किसी भी जाति का है, आपका कितना भी कट्टर विरोधी है या उसके सवाल कितने भी चुभने वाले क्यों ना हो, क्या मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा देता है कि वो किसी जाति विशेष का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाए और जवाब भी ना दे, बल्कि सवाल पूछने वाले को एक तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करे। तो ये बीजेपी का रवैया है, इसको हरियाणा की जनता भी देख रही है और बाकी जगह भी देख रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि एकदम से बीजेपी या मतलब जो शिंदे गुट के जो नेता हैं शिवसेना के, इन लोगों को एकदम से नारी सम्मान की बहुत ज्यादा फिक्र हो गई है। क्योंकि शिवसेना के एक नेता हैं अरविंद सावंत, उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने शायना एनसी को लेकर की जो कि बाहर से आई हैं, तो उनको लेकर इम्पोर्टेड वाला एक जो तंज कसा था तो वो गलत था, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया और उसी को एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश की। तो आज अरविंद सावंत का भी एक बड़ा वीडियो, उन्होंने माफी भी मांग ली कि मेरे कहने से किसी को दर्द हुआ हो तो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पूछ लिया कि आपने मेरे खिलाफ गुनाह दर्ज कर लिया। तो बाकी जो जितने लोगों ने अभी तक कहा है, और उसमें प्रधानमंत्री की टिप्पणियों से लेकर तमाम टिप्पणियां उन्होंने याद दिला दी। तो यानी यहाँ भी यही हुआ कि आप आरोप लगाएंगे तो फिर आप खुद भी कटघरे में खड़े होने से खुद को बचा नहीं पाएंगे। संजय राउत ने आज इस पर जो कुछ कहा उसको सुन लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें उन्होंने बता दिया कि इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी कैसे इस मुद्दे पर भी एकजुट है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, उसको सुनते हैं। बीजेपी ने कहा कि महिला को अपमान किया जा रहा है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ हुआ? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। अमलेंदु जी, किसी भी महिला के बारे में, चाहे कोई किसी भी दल की हो, कोई भी आपको कमेंट करना हो या कोई नेता हो, आपके घर की महिलाएं हो, हमेशा एक सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये भारतीय समाज का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक पुरुषों के जो दिमाग में जो पूर्वाग्रह है या
महिलाओं के लिए एक जो सोच है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जाहिर हो ही जाती है। बहरहाल यहाँ लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके से उन्होंने याद दिलाया कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो भी कुछ कहा अरविंद सावंत, मतलब अरविंद सावंत में नहीं, पीएम मोदी ने जो कुछ कहा, और उसके बरक्स उन्होंने अरविंद सावंत की टिप्पणी को रखा कि ठीक है वो बाहर से आई हुई है चाइना एनसी, तो उन्होंने इस नाते उसको ऐसा ऐसा कहा था, इसमें कोई अपमान नहीं है। अब ये चूंकि मामला कानून का है तो वो ये पुलिस जांच में तय होगा कि कौन दोषी है और किसने जबरदस्ती आरोप लगाए, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से संजय राउत ने जो मुद्दे रखे, क्या यहाँ भी मोदी गिरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मुझे खड़गे जी ने जो लंबा चौड़ा जो ट्वीट किया है, जो जवाबी ट्वीट है, उसमें उन्होंने रोजगार की बात की, महंगाई की बात की, अच्छे दिनों की बात की, टैक्स की बात की है, एमएसएमई की बात की है, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी को उनसे जो हक छीनने का आरोप है वो उन्होंने लगाया है, किसानों की बात की है, उनकी एमएसपी की बात की है, अग्निपथ की बात की है, ये सारी बातें की है। मेरा ख्याल है महिलाओं पर शायद खड़गे जी से भी या रह गया हो या मुझसे नहीं देखने, मतलब मेरे देखने में नहीं आया है कि क्योंकि आप याद कीजिए जब राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये शक्ति को आप वो इस तरह से वो कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने उसको मुद्दा बना लिया कि और ये शक्ति का अपमान करते हैं और नारी शक्ति में अंतिम दम तक इसकी रक्षा करूंगा। लेकिन उसके बाद फिर वही मणिपुर भी जब हो चुका, पहले आपने उस पर कुछ नहीं बोला, बिल्किस बानो प्रकरण है आप उस पर कुछ नहीं बोलते, तमाम इतने सारे मसले जो होते रहते हैं आप उस पर कुछ नहीं बोलते, और उसके बाद आप बात करेंगे नारी शक्ति की। और अभी फिर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास मुद्दों का शायद अकाल है, जो या चाइना एनसी को अब शायद चुनाव में वो उतरी है तो उनको लग रहा है कि मैं अपने आप को किसी भी तरह से जीतने में जितनी भी शक्ति हो सकती, जितनी रणनीतियां हो सकती वो सब अपना लूं, तो शायद उन्होंने भी इस मौके को बिल्कुल जाने नहीं दिया। और ये अरविंद सावंत को जिस तरह से उनके ऊपर मामला दर्ज किया, और अकेले नहीं वो पूरे दल बल के साथ गई और लगातार उस पर जिस तरह से बाइट्स दे रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ भी मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए बीजेपी नेता, महायुति के नेता, इन लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्योंकि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, आप एक बात निकालेंगे तो सामने वाला भी आपकी 10 बातें याद दिलाई देगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल समिता जी, एक तो मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ एक घटना हुई थी। एक सैफरन राजेश सिंह नाम का कोई ट्विटर हैंडल था, वो एक कांग्रेस की नेत्री हैं और सोशल मीडिया की हस्ती हैं, रोशनी कुशल जायसवाल। उनको लगातार जो था वो बलात्कार की धमकी दे रहा था। उस पर रोशनी कुशल जायसवाल उसके घर पहुंच गई थी, उसको थप्पड़ लगाए थे। उसके बाद रोशनी कुशल जायसवाल के पति, उनके भाई, उनके परिवार के कई लोगों के ऊपर वहाँ एफआईआर दर्ज करा दी गई, वो जेल चले गए और रोशनी कुशल जायसवाल के घर की कुर्की की जा रही थी। उस पर उनका एक वीडियो आया था, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, उस पर लोगों ने तमाम सवाल उठाए थे। तो ये नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी महिलाओं के प्रति सोच जो है ये बताती है कि आपके क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में आपका एक कार्यकर्ता एक महिला को इस तरीके की धमकी देता है और पुलिस प्रशासन उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करता है, उस धमकी देने वाले की जो रक्षा की जाती है। तो ये चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जो है वो सामने निकल कर आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल उठते हैं। हम अरविंद सावंत की टिप्पणी का ना समर्थन करते हैं बिल्कुल भी, और जो उन्होंने टिप्पणी की वो किस संदर्भ में की वो जाने, उनका काम जाने, इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए किसी भी महिला को लेकर। लेकिन जो सवाल संजय राउत ने उठाए वो निश्चित तौर पे विचारणीय है। संजय राउत ने जो कहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही शब्द हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, दीदी ओ दीदी। ये क्या था दीदी ओ दीदी नरेंद्र मोदी का? सोनिया गांधी के लिए कहना कि साहब कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, ये किसके लिए था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसके लिए कहा गया था? तो ये नरेंद्र मोदी के शिष्टाचारी संस्कार हैं ये क्या? ये संघ परिवार से यही उनको संस्कार मिले हैं? तो ये सारे सवाल आ जाएंगे और इस पर अब बहस छिड़ जाएगी अगर ये इसको ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बीजेपी इसको खींचना ना चाहती हो, क्योंकि इसके बाद फिर प्रधानमंत्री की सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और चाइना एनसी ही इसको आगे बढ़ा रही हो, क्योंकि उनके समर्थन में भी इस तरीके से भी किसी बीजेपी के बड़े नेता ने कुछ कहा नहीं है चाइना एनसी के समर्थन में या उनकी एफआईआर के समर्थन में। तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से ही अपने चुनाव की रणनीति के तहत करें, भाई वो उनका अधिकार है और जो है वो कानून के बीच में है मसला, वो उसको कानून तय करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो बेरे बहस आएंगी, मणिपुर में जो हो रहा है वो जेरे बहस आएंगी, ये सारी चीज़ें उठेंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें शायद ऐसी चीज़ों में बीजेपी को भी पड़ना नहीं चाहिए। जहां आपके दरवाजे शीशे के होते हैं तो वहाँ दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, बचाव करना चाहिए कि पलट के कोई पत्थर मार देगा। अब यही किया मोदी जी ने
कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा तो आपने उठा के पत्थर फेंकना शुरू कर दिए कांग्रेस के घर पे। अब कांग्रेस के घर ने उधर से पत्थर फेंके तो आपके घर शीशे के थे, तो आपके घर के शीशे फूट रहे हैं, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं अब, और उन सवालों के आपके पास जवाब नहीं है। आप सिद्धारमैया की चुनौती स्वीकार नहीं कर पा रहे बहस की, तो भाई सिद्धारमैया ने चुनौती दी तो बहस की चुनौती स्वीकार कीजिए, बहस कीजिए सिद्धारमैया से कि आपकी क्या क्या योजनाएं थी, आपने क्या क्या काम कर लिया और आपने 10 साल में क्या हुआ, आप बताइए। तो ये नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए जो है इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं को लेकर समिता जी आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, सोच कहीं ना कहीं आकर के वो पुरुष जो उनका पुरुषत्व जो कहलाता है, हालांकि वो पुरुषत्व शब्द भी बहुत ख़राब है, वो जो है आकर के हावी हो जाता है, यानी वो अहंकार जो कहा जाए, एक जो लैंगिक अहंकार है वो जागृत हो जाता है। तो ये चीज़ें आती हैं, वो जो एक सुषुप्त अवस्था होती है मनुष्य की, उसमें भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। मुझे लगता है अरविंद सावंत की टिप्पणी भले ही उन्होंने किसी संदर्भ में की हो, वो टिप्पणी एक तरीके से देखा जाए तो है तो वो सुषुप्त अवस्था में जो दिमाग में चल रहा है उसकी एक परिचायक तो है शर्मिष्ठा जी। जी जी बिल्कुल। और अभी हम देखते हैं कि इस मामले में भी अगर हम देखें तो राहुल गांधी जो हैं उनका एक रिकॉर्ड अलग ही किस्म का रहा है। जिस तरह से महिलाएं उनसे मिलती हैं, जिस तरह से बिल्कुल बेखौफ होकर उनसे मिलती हैं, बातें करती हैं, और ये सारी चीजें आई हैं। और राहुल गांधी के लिए ये कहा जाता है कि अभी जो उन्होंने एक नई किस्म की राजनीति कर दी है, जैसे कल भी उनका एक जो वीडियो आया जिसमें वो बाकायदा अपने घर का रंग रोगन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि हाँ कैसे लोगों को तकलीफ होती है जब वो मजदूरों के साथ बैठते हैं, कुम्हारों के साथ बैठते हैं, मोची के साथ बैठते हैं, बढ़ई के साथ बैठते हैं, और उसके बाद फिर वो जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर वो जाति जनगणना की बात करते हैं, वो इन लोगों के हक की बात करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो वो खटाखट जो है वो इस सारी गारंटियों को पूरा करेगी। तो जो जाति जनगणना की बात है उन्होंने अगर चुनावी मंच पे कही तो वो संसद में कहने का भी एक दम रखते हैं। जितनी बातें वो कहते हैं उन बातों को वो पूरा करने का हक भी मतलब अपना पूरा वो दिखाते हैं कि जज्बा दिखाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे अगर वो मोची से मिले या वो किसी कुम्हार से मिले, वो नाई से मिले, और उनकी जो जरूरत है अगर उन्होंने बताया कि अभी हमको ये मिल जाता तो हमारा काम आसान हो जाता, तो वो उस चीज को जाकर अगले 2 दिनों में पता चलता है कि उस मोची तक या नाई तक या बढ़ई तक वो चीज पहुंच गई और अब उनको अपने काम में आसानी हो रही है। तो ये जो खटाखट वाली बात है राहुल की, वो अपने निजी तौर पर अपनी निजी क्षमता में जो कुछ होता है वो तो हम ये करते हुए देख ही रहे हैं। और बीजेपी को शायद इसी वजह से एक बड़ा डर भी बना हुआ है कि राहुल जो काम अपने निजी क्षमता में कर रहे हैं, कल को अगर ये वाकई सत्ता में आ गए तो ये फिर उस काम को बीजेपी को मतलब कांग्रेस को ये करने पर मजबूर कर देंगे और वो करेंगे। और हमने देखा है कि यूपीए सरकार जब थी तो सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से पूरा एक प्लान्ड वे में, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो सूचना के अधिकार की बात हो, शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, ऐसी तमाम योजनाएं कांग्रेस ने लागू की। आज उसी सूचना के अधिकार को गर्त में पहुंचा दिया है। मनरेगा को मोदी ने गड्ढा बोला था, लेकिन कोरोना काल में वही से सारी चीजें काम आई, ये भी देखा गया। तो अमलेंदु जी, जो राहुल के खटाखट पर मोदी का खौफ है वो क्या इसी वजह से है कि कहीं वापस यूपीए सरकार वाला दौर ना आ जाए, फिर से लोगों को ये ना लगने लगे कि हाँ हमने अच्छे दिनों का वादा किया लेकिन हमने तो बुरे से बुरे दिन दिखाए, और कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो राहुल जो काम अभी अपनी निजी हैसियत में कर रहे हैं वो फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो करने लगेगा। क्या मोदी का खौफ इस वजह से है? बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, देखिए एक तो अच्छे दिन की बात अब मोदी नहीं करते। अब आपने उनके मुंह से नहीं सुना होगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन आ गए हैं, या अब उनके मुंह से नहीं निकलता। और नितिन गडकरी तो कह चुके हैं कि अच्छे दिन कभी नहीं आते। नितिन गडकरी तो साफ कह चुके हैं, यानी मोदी के नारे अच्छे दिन आने वाले हैं उसकी हवा नितिन गडकरी निकाल चुके हैं, जो उनके ही कैबिनेट के मंत्री हैं और बड़े मंत्री हैं, वो निकाल चुके हैं उनकी हवा। लेकिन मोदी अच्छे दिन की बात नहीं करते। मोदी के ऊपर जो खौफ खटाखट का वो यही है शर्मिष्ठा जी कि पूरा इंडिया गठबंधन अब राहुल के पीछे खड़ा हुआ नज़र आता है, और राहुल जो बातें करते हैं वो इंडिया गठबंधन करता हुआ नज़र आता है। यानी मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन में कहीं कोई मतलब विभाजन की रेखा वो दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि एनडीए जो है उसमें मुद्दों के आधार पे विभाजन साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और तो और जो वक्फ बिल लेकर आया गया था उस पर एलजेपी के चिराग पासवान की टिप्पणियाँ, उस पर नीतीश कुमार की टिप्पणियाँ, उस पर चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणियाँ,
ये सारी टिप्पणियां देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी बिल लेकर आई उसको अपने सहयोगियों के दबाव में ही उसको जेपीसी में भेजना पड़ा। यानी नीतियों के आधार पर एनडीए नहीं बना है, ये सत्ता की बंदरबांट के लिए एनडीए बना है, ये साबित हो गया। जबकि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है वो लगातार मुद्दों पर एकजुट है, चाहे वो जातिगत जनगणना का सवाल हो, चाहे वो दूसरे मसले हों, चाहे वो जो गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं उनकी बात हो, वो सब जो है उस पर एकजुट नज़र आते हैं। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी भी हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी पत्नी हैं और वहाँ गांडेय सीट से विधायक भी हैं वहाँ की, उनका इंटरव्यू हमारे जो एडिटर इन चीफ राजीव रंजन जी उन्होंने लिया था। उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर जो बातें की हैं अपने उस इंटरव्यू में, हमारे दर्शक उसको देख सकते हैं, वो हमारे यहाँ इंटरव्यू पड़ा हुआ है। तो इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट है और उनके ही बनाए हुए जो एक रोडमैप जिसे कहा जा सकता है, मुद्दों का रोडमैप खासतौर से, उस पर इंडिया गठबंधन काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये नरेंद्र मोदी की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। अब नरेंद्र मोदी केवड़िया में थे 31 अक्टूबर को, जब सरदार पटेल की वो प्रतिमा से अपनी भाषण दे रहे, उन्होंने कहा सेकुलर सिविल कोड की उन्होंने बात की। हम पूछना चाहते हैं क्या जो जिसको सेकुलर सिविल कोड कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस सेकुलर सिविल कोड को चंद्रबाबू नायडू की हामी हासिल है? क्या अजित पवार उसका समर्थन करते हैं? क्या नीतीश कुमार उसका समर्थन करते हैं? क्या चिराग पासवान उसका समर्थन करते हैं? ये तो आपके सहयोगी लोग हैं। तो आप जो बातें कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी जो बातें कर रहे हैं, उसका समर्थन नरेंद्र मोदी के सहयोगियों से नहीं आता। राहुल गांधी जिन मसलों की बात करते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे आरक्षण का बैरियर तोड़ने की बात हो, चाहे वो जनता के मौलिक अधिकारों की बात हो, राज्यों को उनके हक देने की बात हो, सारे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन तो राहुल की बातें करता हुआ नजर आता है। तो ये जो मोदी के अंदर जो खौफ है, ये राहुल का खौफ अब बढ़ता जा रहा है। अब ये कितना आता है और चुनाव में नरेंद्र मोदी क्या नई चीज़ें लेकर आते हैं वो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो एक खौफ नरेंद्र मोदी के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। समझते हैं जी, खौफजदा होकर नरेंद्र मोदी ने एक नई जंग छेड़ी, लेकिन इस लड़ाई में भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहला बार खुद पर ही कर लिया। उनको ये लगा था कि वो कांग्रेस पर हमला करके या मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करके कोई बड़ा तीर मार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि उनके तरकश में जितने तीर हैं वो सारे चुके हुए हैं और अब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बिल्कुल उन पर निशाना जो साधा है, उसमें मोदी एक तरीके से जो जिसको राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो चक्रव्यूह में जैसे वो गिर चुके हैं। और अब उनकी जो मुश्किल ये है कि वो इससे निकले तो कैसे निकले, क्योंकि ये चक्रव्यूह भी बना उनकी अपनी नीतियों, उनकी अपनी बातों, उनके अपने फैसलों के कारण। तो मोदी अब इस जो खटाखट पर नई जंग छेड़ी है उन्होंने, उसमें अब वो आगे और कौन से दांव चलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा और कांग्रेस फिर उसका जवाब कैसे देती है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इस सवाल जवाब, इस जंग पर ही बहुत सारी बातें आगे तय होंगी कि किसकी जीत और किसकी हार होनी है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ।